हाँ जी, कैसे हो सब। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। एंड जो लोग यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। एंड ये वाला प्रोजेक्ट में हम काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, लाइक मल्टी प्रोसेसिंग, लॉक्स कैसे लगाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ करते हैं, राइट। एंड और भी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स, यूनिक पॉइंटर्स। एंड अगेन ये प्रोजेक्ट हमारा C++ में होगा। वाई C++ अगेन आई एम सेइंग इज़ कि ऐसी लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑल पढ़ेंगे वो C++ में ही अच्छा लगता है उसको करना, राइट। तो अगेन वी डोंट वांट टू मेक सिंटेक्स लर्नर्स, वी वांट टू मेक इंजीनियर्स, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो आप C++ कर लो, कोई भी क्रैश कोर्स कर लो, नॉट अ हार्ड लैंग्वेज टू लर्न, बट इट विल टेक सम टाइम, बट एट द एंड इट विल बी अ वर्थ ट्राई, राइट। सो आज का प्रोजेक्ट मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि हम करने क्या वाले हैं, प्रोजेक्ट है किसके बारे में, अच्छे से उसको समझो। और ये प्रोजेक्ट कहीं से भी मैंने टेपा नहीं है, राइट, बिकॉज मैंने ये सब ध्यान में रखा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में यूज़ कर पाएँ, राइट। तो मेरा मेन मोटिव इसके पीछे रहेगा कि हम जैसे जैसे आगे और चीज़ें सीखेंगे, लेट सपोज अभी आज हम मल्टी प्रोसेसिंग में करेंगे, फिर हम मल्टी थ्रेडिंग में करेंगे, राइट। तो हम जब मल्टी थ्रेडिंग करेंगे और मल्टी प्रोसेसिंग और फिर थ्रेड पूल्स, हम ये प्रोजेक्ट को यूज़ कर पाएँ एज अ बेंचमार्क कि भाई डिफरेंट अप्रोचेस कैसे काम करती हैं। और अगेन आप इसको रिज्यूमे में डाल सकते हो, नोट अ वरी एट ऑल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले देर इज़ वन रिक्वेस्ट कि आप इसको शेयर कर दो, ठीक है, कमेंट ज़रूर कर दो, और हो सके तो ट्विटर पे ट्वीट भी कर दिया करो कि भाई दिस वीडियो हेल्प मी अ लॉट इफ़ इट रियली डज़। तो दैट विल बी अ रियली गुड हेल्प, क्योंकि अगर हम फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं तो इतना यू शुड डू, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट वी आर गोना मेक एंड व्हाट इज़ इट अबाउट, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे कोड एंड अलोंग द वे विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। So first of all, we are gonna make end-to-end file encryptor and decryptor. Encryptor, फाइल encrypt का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई फाइल है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, ये वीडियो फाइल भी हो सकती है, ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। अगर मेरे पास टेक्स्ट फाइल है और मैं किसी को अपना टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह एक ऐसी एल्गोरिदम यूज़ करता हूँ जो H को 1 कर देती है, E को लेट सपोज वो 2E कर देती है, L को वो कर देती है %E, ठीक है, और ऐसा कुछ वो बना देती है, ठीक है। ये होता है इनक्रिप्ट करना, कि चीज़ों को चेंज कर देना ताकि लोग आपकी कंटेंट पढ़ ना पाएँ, उसको डिकोड ना कर पाएँ। डिक्रिप्ट करना, इसको दोबारा उसमें डिक्रिप्ट कर दो, ठीक है। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अपन एक पूरा सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ बना रहे होंगे जिसका हम एल्गोरिदम भी लिखेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कर क्या रहे होंगे अपन। यूज़र बताएगा कि भाई मुझे कौन से फोल्डर की सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो उसमें कोई वीडियो फाइल भी हो सकती है, उसमें सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, उसमें टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस यूज़र बताएगा कि भाई दिस इज़ द डायरेक्टरी दैट आई वांट टू इनक्रिप्ट, राइट, द फाइल्स इन दिस डायरेक्टरी आई वांट टू इनक्रिप्ट। एंड हमारा एक फाइल इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर मेन फंक्शन होगा, जो क्या करेगा, मैं डिफरेंट क्लासेस बनाऊंगा C++ में, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में कोड अपने को करना कैसे है, राइट। सब कुछ एक फाइल में नहीं लिखूंगा मैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो, है ना। तो साथ साथ यार लर्निंग भी होनी चाहिए, राइट। अगर मैं सब कुछ एक फाइल में लिख दूंगा तो सिर्फ कोड सीखने थोड़ी ना आए हम, राइट। तो आई विल मेक एन क्लास IO क्लास, इनपुट आउटपुट क्लास, विच विल टेक सम पाथ, ठीक है, कोई वो फाइल का पाथ लेगी और फाइल रीड करके मेरे को दे देगी, ठीक है। एंड वी विल एक्सप्लोर मैनी थिंग्स टुडे जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं, लाइक F स्ट्रीम, ठीक है, फाइल स्ट्रीम हो गया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गया, ये सारा। और ये सारा मुझे कैसे पता चलता है? आई वेरी एक्सटेंसिवली यूज़ क्लोड, ठीक है, ChatGPT या क्लोड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जो मैं क्लोड यूज़ करता हूँ ना, क्लोड AI, तो मेरे को कोई भी डाउट आता है मैं क्लोड AI से पूछता हूँ कि भाई दिस व्हाट आई एम वांना डू, एंड ये कैसे कर सकते हैं। जब वो बताता है फिर मैं उसको इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज मुझे यूनिक पॉइंटर देखना है, ठीक है, देखेंगे हम इसको, मैं यूनिक पॉइंटर उसको बोलता हूँ कि भाई यूनिक पॉइंटर होता क्या है, तो वो मेरे को बताता है कि व्हाट यूनिक पॉइंटर इज़, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़, राइट। सो वो मुझे बताता है, देन आई गो टू गूगल टू सर्च मोर अबाउट इट। सो द थिंग इज़ कि AI को यूज़ करो यार। ये प्रोजेक्ट में मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है इसको, ठीक है। जब भी मैं अटकता हूँ मैं पहले क्लाउड को पूछता हूँ, वो मुझे हिंट देता है, फिर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। तो होगा क्या, यूज़र बोलेगा कि भाई मुझे लेट सपोज ABC फोल्डर कोई है जिसमें सारी फाइल्स हैं, तो वो फाइल्स अपना फाइल इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर में जाएंगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे,
अपना आयो जो कि कैपेबिलिटी रखता है ओपन फाइल करने की, उसको रीड या राइट करने की। फिर हम क्या करेंगे, जो आयो हमें फाइल देगा वापस, उसका हम एक टास्क बना लेंगे। टास्क करके एक आपको मैं स्ट्रक्ट बनाऊंगा, जो कि जावा में अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि हम क्लासेस बना सकते हैं, राइट। वैसे हम C++ में स्ट्रक्ट और क्लासेस दोनों बना सकते हैं। सो आई विल सबमिट अ प्रोसेस, या फिर मैं बोलूँ आई विल सबमिट अ टास्क। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट मेरी एक क्लास होगी जो क्या करेगी, जो भी मेरी फाइल्स हैं, अगर मेरे पास 5 फाइल्स हैं तो 5 टास्क बनेंगे मेरे, वो सारे क्यू में डालेगा। ठीक है, वो वहाँ पे डालेगा T1 T2 एंड सो ऑन T3 T4 T5, सारे टास्क क्यू में डालेगा। ठीक है, और एक मेरा प्रोसेस चलता रहेगा जो कि इस क्यू से कंज्यूम करेगा। वही प्रोसेस मैनेजमेंट उसको कंज्यूम करेगा और क्या बना देगा, एक टास्क का एक चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा। चाइल्ड प्रोसेस का मतलब क्या है, हमने ये अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले भी पढ़ रखा है। पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस बन जाएगा। अगर मैं पेरेंट प्रोसेस को बोलूँ कि भाई तुझे अपने चाइल्ड प्रोसेस का वेट नहीं करना है ख़त्म होने का, तो पेरेंट प्रोसेस अपना कंटिन्यू करेगा काम। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस फिर क्या बनाएगा, दूसरे टास्क का दूसरा चाइल्ड बनाएगा। ठीक है, फिर तीसरा चाइल्ड बनाएगा एंड ऐसे वो चाइल्ड बनाएगा। हर एक चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, दैट्स इट। जो हमारे पास टास्क आया था T1, ठीक है, उसको उठाएंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट T1 लेगा, उससे एक चाइल्ड प्रोसेस स्पिन करेगा, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, और दैट्स इट। T1 T2 T3 अगर मेरे पास हैं तो मैं क्या बोलूँ अगर आपको कि प्रोसेस मैनेजमेंट अगर मेरे पास है तो ये क्या करेगा, 3 चाइल्ड प्रोसेस बना देगा। ठीक है, 3 चाइल्ड प्रोसेस बना देगा एंड दोज चाइल्ड प्रोसेस विल बी डूइंग इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, राइट। तो ये करने वाले हैं हम, दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोना डू। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आपको होमवर्क भी दे रहा हूँगा जिसको आपको फिगर आउट करना है वो सब, और हम पॉइंटर्स भी सीख रहे होंगे क्योंकि मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए। और यूनिक पॉइंटर जो काफ़ी लोग रस्ट करते रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये C++ ने बहुत देर पहले से कर रखा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। इसको हटा देते हैं, लेट्स रिमूव दिस फाइल। ओके, सो मैंने एक फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। इसका आपका कोड पूरा गिटहब में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, अगेन कोई भी प्रोजेक्ट हो मैं हमेशा SRC एंड ऐप जो अपना स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो करता हूँ। सो दैट ओनली आई विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर। सो SRC में हम ऐप बना लेंगे, ऐप। ठीक है, और ऐप में हम बनाएंगे आगे वाली फाइल्स जो भी हमें बनानी है। और सबसे पहला हम फोल्डर बना लेते हैं इसमें, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर अपन बना लेते हैं io.hpp। ये आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि आपको अगर C++ में अच्छे से फाइल्स को डिस्क्राइब करना है तो उसकी पहले हेडर फाइल्स बना लो। ठीक है, C या C++ में तो हेडर फाइल्स बना लो। हेडर फाइल्स में क्या आपको देना होता है, सारी चीज़ें की डेफिनेशन देनी होती है, उनको उनकी बॉडी नहीं देनी होती, बस ये बताना होता है कि क्या क्या हम यूज़ करेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देनी होती। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़ नोट डिफाइन। अगर हमने डिफ़ाइन नहीं किया था HPP, ये भी हमने पहले किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि हेडर फाइल में हम बोलते हैं कि भाई एक बार ही हेडर फाइल, अगर आप इस io.hpp को मल्टीपल क्लासेस में इंक्लूड करोगे तो वो कंपाइल एक बार ही होगा। कहने का मतलब है वो एक बार ही एक्चुअल में इंक्लूड होगा, बाकी सब रेफरेंस से पास होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इफ़ नोट डिफाइंड io.hpp, इसको एक यूनिक नाम दे दो। इस यूनिक नाम से वो उसको क्या कर पाएगा, डिफाइन कर पाएगा या फिर डिटेक्ट कर पाएगा। इफ़ नोट डिफाइंड देन डिफाइन, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड इफ़। ठीक है, तो इतना कर देते हैं। और IO में हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले फाइल स्ट्रीम अपन इंक्लूड कर लेते हैं, F स्ट्रीम। ठीक है, और दूसरा इंक्लूड कर लेते हैं अपन, दूसरा स्ट्रिंग इंक्लूड कर लेते हैं। और अपने को क्या करना है, क्लास बना लेते हैं IO की। IO की क्लास में हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली हम कर रहे होंगे सबसे पहले पब्लिक मेथड बना लेते हैं। आप इसमें पब्लिक मेथड ऐसे बनाते हो C++ में, तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जहाँ पे ये क्या करेगा, फाइल का पाथ लेगा सबसे पहले। ठीक है, कॉन्स्ट भी इसको बोल सकते हो क्योंकि फाइल का पाथ कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसको आप बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हो, बाय रेफरेंस, या फिर सीधा आप इसको कॉपी भी पास कर सकते हो। ठीक है, एम्परसेंट का मतलब है कि यहाँ पे बाय रेफरेंस पास होगा, जहाँ से वो पास हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे उसको चेंज करूँगा तो जहाँ से वो पास हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। बाय रेफरेंस सबको पता होना ही चाहिए। और इसका हम डिस्ट्रक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि जब आपका ये क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, जब भी देखो आपका कोई ऑब्जेक्ट बनता है वो मेमोरी में अंदर जाता है। ठीक है, जब ये आपकी मेमोरी है, अगर आपने IO का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे स्टोर होगा, उस क्लास की मेमोरी होगी एक। ठीक है, तो
जब आपका ऑब्जेक्ट रिमूव होता है तो उसका कंस्ट्रक्टर नहीं डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। तीसरा अपन क्या कर रहे होंगे, एफ स्ट्रीम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे गेट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। गेट फाइल स्ट्रीम ये क्या रिटर्न करेगा, एक अपना प्राइवेट वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। जब अपने कंस्ट्रक्टर में हम फाइल पढ़ लेंगे तो इस वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर लेंगे, जो कि हमारा ये मेथड रिटर्न कर देगा। बेसिकली ये गेटर और सेटर अगर आपने देखा हो तो वही है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। एसटीडी वो बोल रहा है कि नोट, ठीक है। अब आई थिंक एसटीडी शुड बी डिफाइंड एक्सपेक्टेड दिस, ओके, एक्सपेक्टेड दिस, ओके। गेट फाइल स्ट्रीम हो गया, नाउ इट्स फाइन। इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। नाउ सेकंड थिंग वी विल इंक्लूड जो आपने अभी बनाया है io.hpp, ठीक है। इंक्लूड io.hpp करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि आप वहाँ से अपने मेथड डिफाइन कर रहे होगे, ठीक है। ये जो io आपने बनाया है यहाँ पे io.hpp की क्लास, आप बोल रहे हो कि io की क्लास उठाओ, उसका कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करो। अब कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, कंस्ट्रक्टर लेता है आपका स्ट्रिंग फाइल पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे CPP फाइल में वी विल इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, वी विल डिक्लेयर एवरीथिंग। HPP फाइल में वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड, सो HPP फाइल में हमने सारी डेफिनेशन दी है और CPP फाइल में वी विल डिक्लेयर दीज फंक्शंस। एंड io आपका क्या है, io आपकी क्लास है जिसका आप io मेथड ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बेसिकली कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर रहे हो और कुछ नहीं। और अगर आपको याद हो तो हमने उसमें फाइल स्ट्रीम जो दिया है वो अपना वेरिएबल है, ठीक है। तो जब अपना कंस्ट्रक्टर आएगा तो मैं क्या करूँगा, फाइल स्ट्रीम का यूज़ करूँगा, ओपन कर दूँगा। ये ओपन फंक्शन क्या करता है कि जो भी फाइल स्ट्रीम आपने यूज़ किया है यहाँ पे, ये वाला, इसमें वो अपना जो भी रीड करेगा फाइल उसको स्टोर कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो फाइल पाथ लेंगे, जो भी फाइल पाथ पास हुआ है, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम iOS, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको इन में खोल लेंगे, मतलब बेसिकली राइट भी कर सके, रीड भी कर सके, सब कुछ कर सकें, उसके लिए हमने ये सब कर लिया है। और हम इसको रीड करेंगे इन बाइनरी, ठीक है। अगेन मेरे को ये सब कैसे पता, ये आपको कोड करते करते C++ में समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि ये कैसे फंक्शनल कॉल्स या फिर सिस्टम कॉल्स कैसे काम करती हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना पड़ता है आपको, तो दैट इज़ फाइन। तो फाइल स्ट्रीम जो आपकी है डॉट इज़ ओपन, अगर वो ओपन नहीं हुई है तो, ठीक है। इज़ ओपन मतलब कि अगर वो ओपन हो गई है एंड उसके सामने मैंने ये लगा दिया है, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक इट अनएबल टू ओपन द फाइल। आई विल मेक इट कि फाइल ओपन नहीं हुई है एंड फाइल पाथ भी उसमें मैं प्रिंट कर दूंगा एंड एल भी प्रिंट कर दूंगा ताकि न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। एंड एल आई थिंक सबको पता ही होगा। तो अब मैंने किया क्या है कि जैसे ही मेरी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर बोलेगा कि मुझे फाइल पाथ दो, जो भी फाइल तुम्हें रीड करनी है, और वो फिर अपने फाइल स्ट्रीम जो लोकल वेरिएबल है उसका, जो प्राइवेट वेरिएबल है उसको वो उसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन गेट फाइल स्ट्रीम मेथड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो कि सिंपल रिटर्न करेगा एक ही चीज़, जो कि है, अब ये मूव क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एफ स्ट्रीम, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे तो एफ स्ट्रीम रिटर्न करेगा ये, ठीक है, सॉरी ये वाला एफ स्ट्रीम रिटर्न करेगा। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, सिंपली आपको फाइल स्ट्रीम जो खुली हुई फाइल स्ट्रीम है वो दे देगा, जो कि अगेन एफ स्ट्रीम है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एफ स्ट्रीम इज़ अनडिफाइंड, सो बेसिकली यू हैव टू इंक्लूड एफ स्ट्रीम ओनली, ठीक है। ये हो गया, एनीथिंग एल्स? ओके। अगर आपको ये एसटीडी दोबारा नहीं लिखना, इसका मतलब सिंपल सा है कि स्टैंडर्ड पैकेज जो आपका है वहाँ से एफ स्ट्रीम मेथड उठा के ले आओ, एफ स्ट्रीम मेथड या वेरिएबल जो भी है। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यूजिंग एस टी डी इज इक्वल्स टू नेम स्पेस ऐसा कुछ, या फिर सिंपल यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। इसका मतलब ये है कि एस टी डी आपको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो नेम स्पेस भी कुछ होता है,
पढ़ लेना इसके बारे में, बट आई डोंट यूज़ इट जनरली। तो ये है, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि वाई आई मेड दिस मूव मैंने क्यों यूज़ किया है। तो ये आपको मैं यूनिक पॉइंटर के बारे में बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लो कि सिर्फ आपने जो भी फाइल स्ट्रीम ओन करती है, ये मेरी क्लास ओन करती है फाइल स्ट्रीम, वो मैंने रिटर्न करी है, दैट्स इट, राइट। अब एक और मेथड बचा है, दैट इज़ जो कि अपना डिस्ट्रक्टर, जो कि कुछ नहीं करता। अगर अपनी फाइल ओपन है, फाइल स्ट्रीम डॉट इज़ ओपन, तो ये क्या करता है, फाइल स्ट्रीम डॉट क्लोज कर देता है, ठीक है। तो जो भी अपने फाइल खोली हुई थी, अगर आईओ को ऑब्जेक्ट आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है, तो इसका मतलब जो भी आपने खोला हुआ था उसको क्लोज कर दो, दैट्स इट, राइट। तो ये है अपना आईओ का इतना सा, जो कि क्या करता है, फाइल पाथ लेता है, फाइल ओपन करके दे देता है, ठीक है। अब अपन एक और इसमें बना लेते हैं, जो कि है रीड env। जब भी हम इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कुछ कर रहे होंगे तो उसमें अपन एक की यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो अगर आपने किसी को इनक्रिप्ट करके फाइल दे दी, ठीक है, और उसको पता चल गया कि आपने उसको इनक्रिप्ट कैसे करा है, तो आपको डिक्रिप्ट ईजिली कर लेगा, उसको एल्गोरिदम पता चल गई तो। बट इसमें ट्विस्ट ये होता है कि आप उसमें एक ऐसी की यूज़ करते हो जो कि वो आपके पास ही रहती है, और वो की के साथ इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँगा, बट लेट्स डू दिस इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्लूड स्ट्रिंग एफ स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो, अब जब भी आपको HPP फाइल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको आईओ का कुछ भी यूज़ करना है, तो आप io.cpp को इंपोर्ट नहीं करोगे, HPP को इंपोर्ट करोगे, और जो भी HPP में आपने डिफ़ाइन की थी चीज़ें उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और अगर मैं इस पर कमांड क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को उसकी डेफिनेशन पे ले जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप HPP फाइल यूज़ कर रहे हो, तो देन यू कैन इम्पोर्ट दोज HPP फाइल इंस्टेड ऑफ CPP फाइल्स, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है बेसिकली, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे io.hpp फाइल इंक्लूड की है और CPP में भी HPP फाइल इंक्लूड करी है, तो ये बार बार यहाँ पे इंपोर्ट ना होकर सिर्फ एक बार ही इसका सब कुछ आएगा, चाहे मैं इसको मल्टीपल टाइम्स इंपोर्ट कर लूँ। तो ये बाय रेफरेंस पास होगी, आप ये नॉर्मल शब्दों में बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक एफ-स्ट्रीम क्लास चाहिए, क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। क्लास रीड env क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और इस क्लास में अपन क्या करेंगे, अपन एक पब्लिक मेथड रखेंगे जो कि मेरे को स्ट्रिंग देगा आफ्टर गेट env फाइल, ठीक है। इन्वायरमेंट फाइल मेरी बेसिकली मैं बाहर स्टोर कर दूंगा .env, और इसमें की है लेट्स सपोज आपकी 1 2 3 4 5, और आप क्या करोगे, रीड env में उस फाइल को रीड करोगे, दैट्स इट। स्ट्रिंग env पाथ। अब आप बोलोगे कि मेरा ये रीड env तो फाइल हैंडलिंग के अंदर है और env मेरे ग्लोबल लेवल पे है, तो आपने सिर्फ ऐसे क्यों नहीं किया कि एक फोल्डर बैक जाओ, फिर src ऐप में पहुंचोगे, फिर src में पहुंचोगे, फिर बाहर पहुंचोगे, आपको env फाइल मिलेगी। ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न, जब चलाएंगे आपको समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो डीकपल किया मैंने अपनी चीज़ों को, उसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं अपनी आईओ क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं फाइल पाथ दे दूंगा। अभी हमने आईओ क्लास बनाई है अपनी, जो एक फ़ाइल पाथ लेती है और मेरे को फाइल ओपन करके दे देती है, बेसिकली एफ स्ट्रीम रिटर्न करती है। एंड एफ स्ट्रीम ही हमें चाहिए होता है फाइल को आगे प्रोसेस करने के लिए, कुछ भी उसमें से राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट। तो ये मैंने दिया उसको। अब मैं क्या करूँगा, अब जो भी मैंने दिया है, अब मैं यहाँ से एफ स्ट्रीम निकाल लूँगा, ठीक है। एफ स्ट्रीम io.get एफ फाइल स्ट्रीम। अब ये मेरे को क्या करता है, आपको सबको पता होगा कि ये मेरे को अपनी फाइल स्ट्रीम जो मैंने ओपन की है वो मेरे को रिटर्न कर देगा, दैट्स इट, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब एस स्ट्रिंग जो हमने किया था वो एस स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग की स्ट्रीम है, ठीक है। वो आपको किस में यूज़ हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग स्ट्रीम ये क्लास है, अगेन आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट अगेन जैसे जैसे यूज़ करोगे समझते जाओगे। स्ट्रीम बेसिकली क्या, कुछ नहीं है, इसमें आप ना ये चीज़ें पाइपलाइन कर सकते हो। आपने एक बफर बनाया, इसमें अब आप ना चीज़ें डाल सकते हो। मतलब मैं ये बोलूँ एफ स्ट्रीम डॉट रीड बफर। अब मेरी इन्वायरमेंट फाइल में क्या स्टोर था, मैं क्या करूँगा, बफर जो भी मैंने बफर में डाला है गोट डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, वो मैं निकाल लूँगा RD बफर रीड बफर, ठीक है। तो एफ स्ट्रीम में आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप उसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। RD बफर के अंदर अगर आप जाओगे तो वो क्या रिटर्न करता है, वो एक बेसिक फाइल स्ट्रीम रिटर्न करता है जो भी उसके अंदर स्टोर है,
ठीक है। फाइल स्ट्रीम आपने चिपका दी है इस पाथ पे, उस पाथ में जो भी फाइल का ये है इसकी स्ट्रीम आ जाएगी आपके बफर के अंदर यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम्स, एंड फिर आप ऐसे करके उसको .str करके पढ़ सकते हो बेसिकली, ठीक है। एंड रिटर्न कर देना ये कंटेंट, दैट्स इट। ऐसे आप अपनी इन्वायरमेंट फाइल रीड कर सकते हो। ये मैंने सब इसलिए किया ताकि आप सिंटेक्स ना सीखो, सिर्फ प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट ना मारो, बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखो, राइट, कि क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में ऑलरेडी। तो फाइल हैंडलिंग इज़ डन, लेट्स मूव ऑन टू प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस, इसको हम दे देते हैं प्रोसेसेस, और इसमें हम सबसे पहले करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट .hpp, ठीक है। और जो hpp फाइल है उन सब की अपन इम्प्लीमेंटेशन देंगे विद यूजिंग cpp फाइल, एंड एक अपन टास्क बना देते हैं task.hpp, जो कि अपन अपना एक स्ट्रक्ट डिफाइन करेगा कि कौन सा टास्क है जिसको हम डायरेक्टली क्यू में पुश कर पाएंगे, काइंड ऑफ एक अपना खुद का डेटा टाइप। जैसे इंट डेटा टाइप होता है ना, मतलब ये नंबर स्टोर कर सकता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है कि ये कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकता है। वैसे एक टास्क मैं अपना एक डेटा टाइप बनाऊंगा जो कि मेरी कस्टम चीज़ें स्टोर कर सकता है, एंड उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्ट। तो सबसे पहले एक टास्क बनाते हैं, ठीक है। टास्क के अंदर अगेन ये hpp फाइल है, तो इफ़ नॉट डिफाइन, मैं बोलूँगा कि अगर ये डिफ़ाइन नहीं हुई है, hpp फाइल कहीं भी इंपोर्ट नहीं हुई है, तो इसको इस आइडेंटिफायर से डिफ़ाइन कर दो, ताकि जब भी तुम इस task.hpp फाइल को इंक्लूड करो तो तुम एक बार इंक्लूड करो, नॉट मल्टीपल टाइम्स, राइट, इन मल्टीपल क्लासेस। एंड यहाँ पे हो जाता है आपका एंड इफ़, गॉट इट। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले enum क्लास बना लेते हैं एक, ठीक है। एक्शन, यहाँ पे अपन एक्शन बनाएंगे इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, तो दो एक्शन है अपने पास, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, दैट्स इट। ये अपने पास enum है। और एक अपन टास्क बना लेते हैं स्ट्रक्ट टास्क। ये क्या स्टोर करेगा, टास्क का मतलब है मेरे को, टास्क का मतलब क्या है, जो आपकी क्यू में जाएगा। अब वो टास्क हो सकता है कि आपको इनक्रिप्ट करना है फाइल को, वो टास्क हो सकता है आपको डिक्रिप्ट करना है फाइल को, कुछ भी टास्क हो सकता है। मुझे अपने प्रोसेस मैनेजमेंट को बोलना है कि ये टास्क तुझे परफॉर्म करना है, दैट्स इट। उसकी डिटेल मैं दूंगा टास्क के अंदर। मैं उसको दूंगा भाई देख फाइल पाथ मैं तुझे प्रोवाइड करता हूँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे अपन इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे अपन इंक्लूड कर लेते हैं आयो स्ट्रीम, और फाइल वगैरह पढ़नी पड़ेगी शायद, तो यहाँ पे अपन इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे अपन इंक्लूड कर लेते हैं एक फ़ोल्डर बार जाएंगे, फिर फाइल हैंडलिंग में जाएंगे, और फिर अपन जाएंगे io.hpp, ठीक है। अब अगेन hpp फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। अब टास्क के पास दूसरी चीज़ होगी फाइल स्ट्रीम, क्योंकि जो टास्क है, टास्क हमें परफॉर्म करना है फाइल के ऊपर, तो फाइल का पाथ होगा और फाइल मैं ओपन कर लूँगा, उसके बाद वो फाइल भी मैं यहाँ पे उसकी स्ट्रीम स्टोर कर लूँगा, ठीक है। और तीसरा होगा एक्शन, कि भाई तेरे को फाइल मिल गई, अब ये टास्क में एक्शन क्या लेना है वो बताओ, तो एक्शन इनक्रिप्ट होगा या डिक्रिप्ट होगा, दैट्स इट, ठीक है। अब स्ट्रक्ट आप क्लास की तरह डिफाइन कर सकते हो। अब मैं सब कुछ hpp में फाइल में भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो इसको दिखाने के लिए मैं सब कुछ आपको hpp फाइल में डिफाइन करके दिखा देता हूँ, अलग अलग प्रैक्टिसेस दिखा देता हूँ, ताकि आपका C++ भी साथ में रिवाइज हो जाए। नए लोग हो तो आपको C++ भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले टास्क है, तो टास्क का स्ट्रक्ट जब भी बनेगा तो इसका भी हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, जो कि क्या लेगा, एक फाइल स्ट्रीम लेगा। ये डबल एंड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। एक एक्शन लेगा, ठीक है, एक फाइल पाथ लेगा। तो ये डबल एंड का मतलब ये है कि जब भी कोई टास्क बनेगा मैं उसमें एक फाइल स्ट्रीम लूँगा, तो यहाँ पे उसकी कॉपी नहीं बनेगी, एक टेम्प चीज़ बनेगी जो मूव हो जाएगी। मूव का मतलब है मैं अगर यहाँ पे सिंपल ये पास करता हूँ ए, तो पास बाय रेफरेंस मैंने पास कर दिया, अब ये मैं किसी और में स्टोर करता हूँ तो वो एक नया बनेगा, ठीक है। बट डबल एंड से क्या होता है, डबल एंड का मतलब ये है कि इसको वोलाटाइल रखा जाता है, मतलब इसको एक टेम्परेरी बफर रखा जाता है जो कि तुरंत खाली हो जाएगा, ठीक है। तो डबल एंड के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, बट अगेन इसका मतलब सिंपल से ये है कि जो भी मैं स्ट्रीम यहाँ पे एफ स्ट्रीम पास करूँगा वो बस आगे असाइन होने के लिए पास होगी, उसकी यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर अलग से कॉपी नहीं बनेगी कुछ भी, ठीक है। मतलब देखो, एक तो मैं C++ में ये कर सकता हूँ, जो भी आया है अब मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल पाथ इज इक्वल टू दिस, फाइल पाथ जो पास हुआ है, एक्शन इक्वल टू दिस एक्शन, जो भी स्ट्रीम हुई है उसको मैं एफ स्ट्रीम में मूव कर दूंगा। मूव का मतलब है स्ट्रीम में एक ऐसा वेरिएबल जो कि स्ट्रीम में है ही नहीं, वोलेटाइल है, मतलब वो जस्ट पास हो रहा है और किसी को असाइन होने के लिए पास हो रहा है।
डबल एंड का मतलब ये होता है। और दूसरा मेथड है कि मैं इसको इसके अंदर ना डिफाइन करके सीधा ऐसे कर दूँ। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ये भी प्रैक्टिस आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको ये देना होता है कि भाई किसको देना है, इसको मुझे असाइन करना है। क्या असाइन करना है? ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे इसकी ओनरशिप मूव करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीम पास हुआ है वो एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो जस्ट रेफरेंस है, उसकी रेफरेंस को मूव करना पड़ेगा एफ स्ट्रीम में। ठीक है, तो ऐसा है। अब मैं बोलता हूँ दूसरा कि एक्शन, जो ये एक्शन है ये वाला, इसके अंदर क्या डालो? ये वाला जो भी ACT आया है ये डाल दो। ठीक है, तो ये एक जस्ट प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। तो मैं फाइल पाथ बोलता हूँ और यहाँ पे ये वाला जो फाइल पाथ है उसमें ये वाला फाइल पाथ डाल देता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स इट। इसकी बॉडी जो होगी वो होगी खाली। तो आप C++ में ये कर सकते हो, देयर इज़ नो वरी, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। हाँ, अब सही है। या तो ये कर सकते हो ऐसे कॉलन दे के कि भाई किस में क्या स्टोर करना है। ठीक है, ये, या फिर आप इसमें ये लिख सकते हो कि ऐसे फाइल पाथ के अंदर ये करो जो भी फाइल पाथ ऊपर हुआ है। ठीक है, एक्शन के अंदर ये करो जो भी एक्ट आया है, ऐसे कर सकते हो, या फिर सीधा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका टास्क का कंस्ट्रक्टर, जो कि अलग अलग चीज़ें लेता है और अपने लोकल वेरिएबल्स को असाइन कर देता है। दैट्स इट। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन टास्कों को पास करेंगे। ठीक है, मैं अब अपनी एक इंक्रिप्शन वो बनाऊंगा क्लास। ठीक है, ये जब इंक्रिप्शन क्लास होगी और मैं जब भी टास्क, या ये जो मैंने टास्क बनाए ये क्यू में होंगे। ठीक है, क्यू में पुश होंगे। तो जो भी टास्क है T1 T2 ये सारे हमने क्यू में पुश करें, जिसके पास एक एक्शन होगा, फाइल होगी, फाइल पाथ होगा, उसको प्रोसेस मैनेजमेंट कंज्यूम करेगा, फिर वो उसको कॉल करेगा एक चाइल्ड प्रोसेस चलाने के लिए। ठीक है, अब चाइल्ड प्रोसेस में मैं वो टास्क को कैसे पास कर सकता हूँ? या तो मैं सीधा पास कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। अगेन मोटिव है सीखना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टास्क के दो मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। जावा में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं .toString, .fromString, कुछ भी, राइट। ऑब्जेक्ट मैपर आता है जिससे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को सीरियलाइज डीसीरियलाइज कर सकते हो। डोंट वरी, बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो अपन सबसे पहले डिफाइन करते हैं toString, जो कुछ नहीं करता। देखो, toString कुछ नहीं करता, ये बस S स्ट्रीम O स्ट्रिंग स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज़ करते हैं अपन OSS में अपन क्या करते हैं, फाइल पाथ डाल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर एक कोमा डाल देते हैं, फिर अपन डाल देते हैं एक्शन, अगर एक्शन डॉट इनक्रिप्ट, एक्शन अगर एक्शन डॉट इनक्रिप्ट होगा तो स्टोर कर दो। ये टर्नरी ऑपरेटर है बेसिकली, जो इफ़ एल्स ही है और कुछ नहीं है। ये इफ़ एल्स ही है। ठीक है, इफ़ एल्स का मतलब कि अगर जो मेरा एक्शन है वो अगर मेरा इनक्रिप्ट के इक्वल है तो ये यहाँ पे पुश कर दो तुम इनक्रिप्ट, अदरवाइज तुम पुश कर दो डिक्रिप्ट। ठीक है, एंड दैट्स इट। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? ओके, सॉरी, आई हैव टू, हाँ ठीक है। एंड OSS में क्या दिक्कत आ रही है? OSS S स्ट्रीम, इससे हो जाना चाहिए आई थिंक, यस। ओके, वो पैकेज नहीं ले पा रहा था। तो बेसिकली हो क्या, तो अगर मेरा एक टास्क है जो मेरा है कि लेट सपोज मुझे test.txt फाइल को इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो इसका एक टास्क बना होगा जिसका फाइल पाथ होगा test.txt। यहाँ पे इनक्रिप्ट इसका क्या होगा, एक्शन होगा, और जो फाइल, इस फाइल को खोल के मैं अपने IO से एक फाइल को खोल के लाऊंगा, उसकी यहाँ पे फाइल स्ट्रीम स्टोर होगी। तो डॉट जो अपना toString मेथड है वो क्या करेगा, वो बस ये कर देगा, सबसे पहले वो एक स्ट्रिंग बनाएगा बस, और कुछ नहीं है, ये कर देगा वो। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सबसे पहले फाइल पाथ को स्ट्रिंग स्ट्रीम में पुश कर रहा है, फिर एक कोमा को, फिर अगर इनक्रिप्ट है तो इनक्रिप्ट को पुश कर रहा है, अगर डिक्रिप्ट है तो यहाँ पे तो डिक्रिप्ट पुश कर रहा है। तो ऐसा वो एक स्ट्रिंग बना रहा है फाइल पाथ एंड अपने एक्शन की। दैट्स इट, ये है सीरियलाइज करना। अब इसको अपन डी सीरियलाइज भी कर लेते हैं, STD, रुको, स्टैटिक
टास्क रिटर्न होगा फ्रॉम स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं बाय रेफरेंस स्ट्रिंग हमेशा मैं बाय रेफरेंस पास करने की कोशिश करता हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी। बस बाय रेफरेंस पास करने से ऐसा है कि जो भी आप पास कर रहे हो यहाँ पे टास्क डेटा का एक नया वेरिएबल ना बन के बाय रेफरेंस पास हो जाएगी बेसिकली। तो दैट्स इट। सो टास्क डेटा, अगर मेरे को टास्क डेटा की ओनरशिप तुरंत मूव करनी होती तो मैं इसको ऐसे पास कर देता, राइट। मतलब टास्क डेटा इज़ अ एड्रेस एंड उसका एक और एम्परसेंड मतलब उसका भी एड्रेस। तो ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यूनिक पॉइंटर देखेंगे समझ आ जाएगा आपको। std इनपुट स्ट्रिंग स्ट्रीम ISS के अंदर डालते हैं टास्क डेटा। टास्क डेटा को अपने अब डाल दिया है std स्ट्रिंग फाइल पाथ, एक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इफ़ देखो गेट लाइन एक फंक्शन है जो कि क्या लेता है, सी इन सबको पता होगा, ठीक है। बेसिकली C++ में सी इन सी आउट इनपुट लेने और देने के लिए यूज़ होता है। तो सी इन इज़ नथिंग बट आ इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो नॉट अ स्ट्रीम बट एन इनपुट यू कैन से होल्डर, राइट। तो गेट लाइन अब यहाँ पे अपने को सी इन में नहीं करनी, अपने को करनी ISS में जो हमने अभी इनपुट स्ट्रीम बनाया है, और उसमें फाइल पाथ कहाँ तक करनी है, कोमा तक, ठीक है। एंड दूसरा क्या करना है, std गेट लाइन में ISS के अंदर डालना है अगेन एंड एक्शन str। जो भी आपकी कोमा के बाद बची है, कोमा तक तो फाइल पाथ में डल जाएगा ISS से, और जो भी कोमा के बाद है वो एक्शन स्ट्रिंग में डल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। मतलब अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो अगर आपका टास्क ऐसा था test.txt कोमा इनक्रिप्ट स्ट्रिंग ये, तो ये वाला ये होगा, ये फर्स्ट स्ट्रिंग जाएगी फाइल पाथ के अंदर और ये आपका जाएगा एक्शन स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, एक्शन, क्योंकि आपके पास ये जो है एक्शन स्ट्रिंग है, इससे आपको एक्शन बनाना पड़ेगा। सो एक्शन इज इक्वल्स टू एक्शन स्ट्रिंग जो अगर आपकी है वो इनक्रिप्ट की इक्वल होती है अगर, तो इनक्रिप्ट एक्शन दे दो, ठीक है। अदरवाइज एक्शन को डिक्रिप्ट दे दो। दैट्स इट। इतना ही करना है अपने को, राइट। अब क्या करना है अपने को, फाइल पाथ। अब अपने को टास्क बनाना है बेसिकली, तो अपन क्या करेंगे, फाइल पाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, क्योंकि फाइल पाथ में अपने पास पाथ आ गया है, हमने निकाल लिया है। जब डीसीरियलाइज कर रहे हैं तो अपने पास पाथ आ गया है test.txt और अपने पास एक्शन आ गया इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट। बट अब उसको test.txt या जो भी पाथ है उसको यूज़ करके फाइल भी अपने को रीड करनी है, राइट। तो ये stdf स्ट्रीम यूज़ करेगा, ठीक है। और हमें रिटर्न करेगा f स्ट्रीम इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे क्या हो रहा है, io.get फाइल स्ट्रीम क्या रिटर्न करता है, हमें फाइल स्ट्रीम रिटर्न करता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मूव का मतलब है मूव द ओनरशिप। आप ये यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते, बट मूव का मतलब है कि उसको रेफरेंस ना करना, एक्चुअल में यहाँ आके डाल देना, राइट। सो दैट इज़ अ थिंग। और उसके बाद बस वही है, अगर फाइल ओपन हो पाई है तो बढ़िया, फाइल ओपन हो पाती है तो मस्त चीज़ है, राइट। तो टास्क बना दो। अब जो भी आपने फाइल स्ट्रीम में मूव किया था, अब वो उसको आप यहाँ पे मूव कर दो। इसके में मूव का मतलब सिंपल सा है कि भाई बाय रेफरेंस चीज़ें पास मत करो प्लीज़, है ना। एक्शन हो गया, फाइल पाथ हो गया। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, एल्स। अब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी दिखा देते हैं C++ में। थ्रो std रन टाइम एरर फेल टू ओपन फाइल, ठीक है। और फाइल पाथ अपन यहाँ पे कर देंगे थ्रो। और अगर आपके पास ये जो भी आप डीसीरियलाइज कर पा रहे हो नहीं होता तो आप थ्रो कर दोगे std रन टाइम एरर और आप बोल दोगे यहाँ पे इनवैलिड टास्क डेटा फॉर्मेट, ठीक है। तो इतना है आपका एक टास्क का स्ट्रक्ट, जिसमें आप क्या करते हो, फाइल पाथ लेते हो, फाइल स्ट्रीम लेते हो, एक्शन लेते हो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे
कि मूव का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं सबसे पहले क्लोड से पूछूंगा कि भाई ये मूव यू कर क्या रहा है, राइट। तो बोलता है मूव फंक्शन इज यूज टू इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट मे बी मूव्ड, दैट इज अलाउइंग द एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दिस इज अ पार्ट ऑफ C++ मूव सिमेंटिक्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन 11 वर्जन। तो हमारी जो कोड में है वो बोल रहा है कि जब आप io.get फाइल स्ट्रीम से एक f स्ट्रीम लेके आ रहे हो और मूव यूज़ कर रहे हो, इज़ यूज टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द फाइल स्ट्रीम टू द टास्क कंस्ट्रक्टर। दिस अवॉइड्स अननेसेसरी कॉपिंग ऑफ द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। वो ये बोल रहा है कि जब आप मूव यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी कॉपी मत करो, जो भी वहाँ से उसको उठा के इधर ले आओ, राइट। ये जो भी हम लाए हैं ये फाइल स्ट्रीम, इसकी यहाँ पे इसके अंदर कॉपी मत बनाओ, बल्कि उसकी ओनरशिप यहाँ पे मूव कर दो, ठीक है। दिस मूव्स द f-stream object into the task constructor again, avoiding a copy. The primary benefit is moving resources like file handle is generally much faster than copying them. Ownership transfer, जो कि रस्ट में बहुत ज़्यादा हाइप करा जाता है, it clearly indicates that ownership of the resource being transferred to new object, ठीक है। For resources that can't or shouldn't be copied like file handles, move semantics allow सेफ ट्रांसफ़र। सो आई थिंक आपको क्लियर है, मूव का बेसिकली यूज़ कर लिया जाता है ताकि ओनरशिप सेफली मूव हो पाए, दैट्स इट, राइट। तो अपना हो गया task.hpp डिफाइन। अब process.hpp डिफाइन कर लेते हैं। तो हैशटैग इफ़ नॉट डिफाइन, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट HPP। अगर नहीं डिफाइन है तो डिफाइन कर दो, एंड इफ़ कर दो। यहाँ पे अपन इंक्लूड कर रहे होंगे task.hpp और हम इंक्लूड कर रहे होंगे यहाँ पे क्यू, क्योंकि हमें क्यू यूज़ करनी है टास्क अपने पुश करने के लिए, एंड इंक्लूड कर रहे होंगे मेमोरी। मेमोरी क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और क्लास बनाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक मेथड बनाएंगे। और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या लेगा, कुछ भी नहीं, बस एक क्यू इनिशियलाइज कर देगा। दूसरा इसका मेथड होगा सबमिट टास्क टू क्यू बेसिकली, जो कि क्या लेगा, यूनिक पॉइंटर। अब यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे यूनिक पॉइंटर टास्क, ठीक है। तो यूनिक UNIQUE ये आता है मेमोरी पैकेज से आपका, तो मेमोरी हमने ऊपर करा है इंक्लूड। एंड तीसरा होगा एग्जीक्यूट टास्क्स। ये 3 फंक्शन होंगे अपने पास, एंड प्राइवेट एक चीज़ रखेंगे अपन अपनी क्यू, ठीक है, जो कि मेरे सिर्फ प्रोसेस मैनेजमेंट वाले को ही एक्सेसिबल होगा। एंड क्यू हमेशा यूनिक पॉइंटर रखेगा ताकि इसका पूरा कंट्रोल हो अपने टास्क पे जो इसके अंदर है, कोई भी उस टास्क को रेफरेंस करके कहीं और से चेंज ना कर सके। दैट्स वाई वी विल कीप इट एज यूनिक पॉइंटर। ओके, सब हो गया। वाइड्स गिविंग द एरर, ओके, यहाँ पे कोलन लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिक पॉइंटर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंटर समझ लेते हैं, पॉइंटर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लेट सपोज मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, मैंने एक एरे बनाया। उस एरे में क्या होता है कि मैंने मैलोक का यूज़ किया, मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक, जो कि हीप पे एलोकेट होती है बेसिकली। लेट सपोज मैंने 3 इंट स्टोर करने की मेमोरी एलोकेट की। एक इंट लेट सपोज 4 बाइट्स का होता है, तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई 3 इंट मेरे को स्टोर करने हैं, ठीक है, इनटू साइज ऑफ इंट, मतलब बेसिकली मेरे को एरे 3 एलिमेंट्स का चाहिए। एलिमेंट्स इंट हैं तो एक एलिमेंट 4 बाइट्स का होता है, तो 3 × 4 12 बाइट्स की मेमोरी चाहिए। बेसिकली कुछ नहीं है यार, 3 इंट स्टोर कर सकता हूँ मैं इसमें, 4 बाइट्स, ठीक है, बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया और उस एरे को मैंने एरे में स्टोर नहीं किया, मैंने ऐसे स्टोर नहीं किया, ठीक है। मैंने उसको एक पॉइंटर रखा, मैंने बोला जो भी तुम मेमोरी एलोकेट करोगे उसका मेरे को एक पॉइंटर दो, एरे में उसको स्टोर कर लो, एरे पॉइंटर में। अब सिंपल वाले पॉइंटर कैसे स्टोर होंगे, एक एरे करके एक वेरिएबल बनेगा, उसमें एक एड्रेस स्टोर होगा। पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करते हैं, जो कि 4 बाइट्स का एड्रेस होता है। ये एड्रेस मेरा क्या है, वो एड्रेस है जहाँ पे मैंने एरे इनिशियलाइज़ किया है, ये वाला,
ठीक है। तो मेरे जो 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 लेट्स सपोज सेव्ड है और एरे उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब बेसिकली ये है कि एक एरे एक कॉन्टीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, तो 12 बाइट्स का कॉन्टीन्यूअस ब्लॉक कहीं पे मैंने डिफाइन कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब उस कॉन्टीन्यूअस ब्लॉक को एरे करके एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करता है। और कैसे पॉइंट करता है, इस कॉन्टीन्यूअस ब्लॉक का एड्रेस जो स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से, ठीक है। और इसमें +4 बाइट्स कर देना तो वो अगला एड्रेस होगा। हेक्सा में ही एड्रेस होता है, उसमें दोबारा +4 कर देना तो ये अगला एड्रेस होगा, ठीक है। पहला एड्रेस हमेशा जो भी पहले का एड्रेस होता है फर्स्ट इंडेक्स का, 0th इंडेक्स का, वो यहाँ पे एरे में अपना स्टोर हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एरे 1 करके एक पॉइंटर बनाऊंगा, उसको एरे को पॉइंट करूँगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी एरे के अंदर स्टोर था वो मैंने एरे 1 में पॉइंटर के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे ये स्टोर था, यहाँ पे एरे 1 में भी मैंने वो स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब एरे 1 भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। सो दिस मेमोरी लोकेशन, दिस एरे मेमोरी लोकेशन, ये वाली इज़ पॉइंटेड आउट बाय 2 पॉइंटर्स, वन इज़ एरे 1। और अगर एरे यहाँ पे एरे पॉइंटर का यूज़ करके मैं कुछ भी चेंज करूँगा, 1 को मैं अगर 1 2 कर दूंगा, 12 कर दूंगा, तो एरे 1 से अगर एक्सेस करूँगा तो उसके लिए भी 1 2 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। इसके दिक्कत क्या है कि इसकी दिक्कत यह है कि जब भी हम ऐसे पॉइंटर्स यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि अगर मान लो कल को मुझे पॉइंटर का यूज़ ख़त्म हो गया, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उस पॉइंटर का यूज़ करके मेमोरी फ्री जब करते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो भी एरे जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी फ्री कर दो, तो बेसिकली इसको हटा दो, ठीक है। बट होगा क्या, मैंने इसको हटाया एरे 1 से और मेरे कोड में फ्री एरे था और एक और फ्री एरे 1 था, ठीक है, फ्री एरे 1 था। अब यहाँ पे क्या होगा, एरे 1 जो भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा था अब वहाँ से वो तो हट गया, वहाँ पे कुछ और आ गया होगा तो एरे 1 उसको फ्री कर देगा। यहाँ पे अगर कोई एरे की जगह कुछ और आ गया, गार्बेज वैल्यू, उसको फ्री कर देगा। तो डबल फ्री मेमोरी हो सकती है अगर मैं डबल पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ। तो मेमोरी लीक भी हो सकता है अगर आपने पॉइंटर 1 को या पॉइंटर जो भी 2 पॉइंटर थे उन दोनों को भूल गए या एक पॉइंटर को भूल गए, आपने फ्री किया ही नहीं, तो आपने पॉइंटर का बेसिकली भूल गए अपने कोड में कि मैंने पॉइंटर इनिशियलाइज किया था, उसको फ्री मैंने ये कॉल नहीं किया, ठीक है, जो भी आपने पॉइंटर किया तो उसको फ्री नहीं किया, तो बेसिकली आपका मेमोरी लीक हो जाएगा। जब तक आपकी सर्विस चलती रहेगी वो मेमोरी उस पॉइंटर के लिए असाइन रहेगी। यहाँ पे एंट्री होती है यूनिक पॉइंटर्स की। यूनिक पॉइंटर का मतलब ये ऐसा होता है कि एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसको अगर यूनिक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो उस मेमोरी लोकेशन को कोई और पॉइंटर पॉइंट नहीं कर सकता। मतलब अगर ये एरे मेरा यूनिक पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंटर है अगर ये यूनिक पॉइंटर होता, अगर ये मेरा यूनिक पॉइंटर होता तो, और ये यूनिक पॉइंटर यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे कर रहा है तो कोई और उसको पॉइंट नहीं कर पाएगा। मुझे इस यूनिक पॉइंटर की ओनरशिप इसको देनी पड़ेगी। जब मैं इसकी ओनरशिप इसको दे दूंगा यूजिंग मूव कीवर्ड तो ये वाला जो पॉइंट कर रहा था ये हट जाएगा। बेसिकली ओनली एरे 1 विल बी देयर टू पॉइंट, ठीक है। और अगर ये सारे पॉइंटर कहीं पे भी यूज़ हो रहे हैं किसी स्कोप में, और वो अगर ये मेमोरी लोकेशन कल को कहीं से भी यूनिक पॉइंटर मेरा आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, आउट ऑफ स्कोप मतलब मैं फंक्शन के बाहर निकल गया या फिर कुछ भी, वो पॉइंटर मेरे यूज़ में नहीं है, तो यूनिक पॉइंटर अपने आप फ्री कर देता है मेमोरी को, जिसको हम जावा में गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो सारे पॉइंटर्स जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे बट नॉट इन यूज़ एनी मोर कैन बी फ्रीड। तो प्रोज क्या है, नो डबल फ्री मेमोरी, हमेशा एक पॉइंटर ही, अगर यूनिक पॉइंटर तो हमेशा उस मेमोरी लोकेशन को जो यूनिक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको सिर्फ एक पॉइंटर एट अ टाइम पॉइंट कर सकता है। ओनरशिप सिर्फ एक पॉइंटर को मिलेगी। अगर आपको किसी और को देनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मूव, जो कि हम कर रहे थे अभी यूज़, आपने देखा फाइल हैंडलिंग में जब हमने फाइल एक खोली हुई थी उसको दूसरी फाइल स्ट्रीम में डालना था तो हम मूव यूज़ कर रहे थे ताकि हम उसको कॉपी ना करें, जस्ट उसकी ओनरशिप मूव कर दें। स्कोप लिमिटेड मतलब जब भी आपका पॉइंटर आउट ऑफ स्कोप होगा और ऑटो मेमोरी फ्री हो जाएगी। और ये एग्जांपल है आप इसको एरे में कैसे यूज़ कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ अ यूनिक पॉइंटर ऑफ टाइप इंट, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंटर and there is a method to make unique pointer, and when you want to move the ownership you just use move, and when you want to get the value you just use array dot get, right, get value, some method is there. So इसलिए टास्क जो क्यू है वो अपने में जो टास्क स्टोर कर रही है वो यूनिक पॉइंटर है, ठीक है। क्यू जो टास्क की क्यू है वो बेसिकली पॉइंटर स्टोर कर रही है, ठीक है। ये आपकी क्यू है, ठीक है जी, और उसमें जो भी टास्क है वो टास्क के पॉइंटर हैं, ठीक है। ये टास्क 1 का पॉइंटर है लेट्स सपोज,
और मैंने दूसरा टास्क डाला जो कि दूसरा पॉइंटर है, ठीक है। ये सारे यूनिक पॉइंटर हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी टास्क पे ये काम करना चाह रहा है, जो भी टास्क को ये पॉइंट कर रहा है ये पॉइंटर, ठीक है, जो भी ये टास्क को पॉइंट कर रहा है उसको सिर्फ यही पॉइंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई कहीं और से भी, कोई और फाइल से भी इसको पॉइंट करके राइट या कुछ भी कर पा रहा है, राइट। सो दैट्स वाई क्यू इज़ यूजिंग यूनिक पॉइंटर। काफ़ी ज़्यादा यूनिक पॉइंटर पे हो गया क्योंकि आई वॉन्टेड यू टू एक्सप्लेन अबाउट दिस, है ना। बताना कमेंट में अगर आपको अपना यूनिक पॉइंटर बनाने का प्रोसेस देखना है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आई विल से। सो बेसिकली अब इन सब की अपन इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं फटाफट। ये पैकेज मुझे कैसे पता चलते हैं, मैं जस्ट इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि भाई मुझे ये मेथड यूज़ करना है, किस पैकेज में है, राइट। तो बस वही है, ये मैं पैकेज जस्ट ऐड कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि जब हम मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे होंगे ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। और हम आज डीबगिंग भी देख रहे होंगे कि C++ के प्रोग्राम्स को डीबग कैसे करते हैं, राइट। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम cryption.hpp अपनी एल्गोरिदम रखेंगे जो भी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में मदद करेगी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्लास लेंगे और उसका प्रोसेस मैनेजमेंट जो भी हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसको खाली रखेंगे, कुछ भी नहीं हम उसमें कर रहे। व्हाट इज़ दिस सेइंग, दिस इज सेइंग कि दिस इज नॉट डिफाइंड, तो इसको एक बार कमेंट करते हैं बूल। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट अगेन अपनी HPP फाइल से मेरे को क्या उठाना है, सबमिट टू क्यू, और ये रिटर्न क्या करता है, बुलियन। अगर सबमिट हो गया है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, दैट्स इट। और ये अपना यूनिक पॉइंटर लेता है टास्क का, ठीक है, और ये क्या करता है, टास्क क्यू डॉट पुश, टास्क को पुश कर देता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, जो भी यूनिक पॉइंटर है उसकी पूरी की पूरी ओनरशिप को हमें क्यू को देना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे पास हो रहा है इस सबमिट टू क्यू, यहाँ पे यूनिक पॉइंटर पास हो रहा है, ठीक है। जब मैं क्यू में उसको डालूंगा तो क्यू में मैं जो भी पॉइंटर डाल रहा हूँ वहाँ पे मैं उसको मूव कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। वॉइड प्रोसेस मैनेजमेंट, तो अपना इतना हो गया, ठीक है। फाइल इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर इसकी मेन फाइल लिखनी बची है। आयो हमने कर लिया, जो भी फाइल पाथ लेगा बनाएगा अपना एक टास्क, ठीक है। टास्क हमने डिफ़ाइन कर दिया। प्रोसेस मैनेजमेंट हम अभी डिफ़ाइन कर रहे हैं, सबमिट टू क्यू डिफ़ाइन कर दिया हमने, और इसको कंज्यूम करना है जो कि हमारा ये मेथड है। रुको, ये वाला मेथड नहीं है, ये वाला मेथड है एग्जीक्यूट टास्क, और जो रिटर्न करता है कुछ भी नहीं। और एग्जीक्यूट टास्क करना मतलब कंज्यूम करना बेसिकली, राइट। जब वो क्यू से चीज़ों को कंज्यूम करेगा और चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा। अभी हम चाइल्ड प्रोसेस नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली एक टास्क कंज्यूम करेंगे और सीधा उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए अभी के लिए। ऑब्वियसली आगे जाके करेंगे। जब तक मेरी टास्क क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक मैं उससे अपने टास्क निकालते रहूँगा, एंड उससे जो टास्क निकलेंगे वहाँ से एक यूनिक पॉइंटर निकलेगा। टास्क टू एग्जीक्यूट, मैं अपनी क्यू से टास्क निकालूंगा, पर जो भी मैं निकालूंगा उसको मुझे मूव करना पड़ेगा। टास्क टू एग्जीक्यूट को ओनरशिप देनी पड़ेगी ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उसके अंदर कुछ भी कर पाए। तो क्यू के फ्रंट में जो भी है, क्यू डॉट फ्रंट मेथड होता है जो कि सबसे पहले जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसको ले आता है, ठीक है। ये वाला ले आएगा बेसिकली पॉइंटर को, दैट्स इट। और हमने जब उसको कर लिया है तो टास्क क्यू डॉट पॉप कर दो, ठीक है। पॉप मतलब इस एलिमेंट को जब आपने कंज्यूम कर लिया है, इसकी ओनरशिप किसी को दे दी है तो इसको हटा दो, यहाँ से पॉप कर दो, राइट। नाउ वी विल प्रिंट समथिंग एग्जीक्यूटिंग टास्क। कौन सा टास्क हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं? टास्क टू एग्जीक्यूट विच इज़ अगेन अ पॉइंटर। तो हमने जब आप पॉइंटर यूज़ करते हो तो आपको ये यूज़ करना पड़ता है एरो, ठीक है। अगर आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हो टास्क टू एग्जीक्यूट, बेसिकली टास्क टू एग्जीक्यूट इज़ अ पॉइंटर हु इज़ पॉइंटिंग टू टास्क। टास्क टू एग्जीक्यूट इज़ नॉट अ टास्क, इट इज़ अ पॉइंटर। सो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है पहले उस पर जाता है एरो लेके, फिर उसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है, मतलब टास्क का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा ये जो हमने ये बनाया था ये, ठीक है। जो कि मेरी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और अगेन न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं लास्ट में, दैट्स इट।
दैट्स इट। एंड एग्जीक्यूट क्रिप्शन, ये एक मेरा पड़ा हुआ है मेथड डिफाइन करने वाला। टास्क टू एग्जीक्यूट जो भी है उसको दोबारा स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट करूँगा और एग्जीक्यूट क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एग्जीक्यूट क्रिप्शन बेसिकली एक मेरा ऐसा फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग लेता है, सीरियलाइज्ड स्ट्रिंग, और उसको डीसीरियलाइज करता है। ऐसा मैंने क्यों किया, जस्ट आपको बताने के लिए कि C++ में आप कैसे इन सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन कर सकते हो। तो अब अपना डिफाइन कर लेते हैं अपन इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्रिप्शन.hpp एंड क्रिप्शन.cpp। सबसे पहले क्रिप्शन.hpp अपन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ नॉट डिफाइन क्रिप्शन hpp, अगर नहीं डिफाइन है तो डिफाइन कर दो, विच इज़ क्रिप्शन hpp, एंड लास्ट में एंड इफ, ठीक है। और उसमें एक चीज़ इंक्लूड कर लेते हैं विच इज़ स्ट्रिंग, बिकॉज मुझे इन्वायरमेंट फाइल रीड करनी है। इंट एग्जीक्यूट क्रिप्शन, सॉरी वी ओनली हैव टू define, not give the body, right? We just have to define, not declare, whatever. So let's go to cryption.cpp। अब cryption.cpp क्या करेगी, कोई भी फाइल मेरी इनक्रिप्ट करेगी, ठीक है। तो इसको फाइल रीड करना है तो बेसिकली सबसे पहले तो ये खुद की डेफिनेशंस इसको समझ आनी चाहिए, राइट। उसके लिए इसका क्रिप्शन hpp हमने कर दिया। फिर हम प्रोसेसेस में जाएंगे और task.hpp, क्योंकि टास्क ही इसके पास आएगा जिसको ये डीसीरियलाइज करेगा पहले, और फिर उस टास्क में से फाइल का पाथ निकालेगा एंड फिर उस पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी है चलाएगा। फाइल हैंडलिंग रीड env.cpp। रीड env की आप बोलोगे hpp क्यों नहीं बनाई, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप डायरेक्ट cpp भी यूज़ कर सकते हो। एग्जीक्यूट क्रिप्शन, ठीक है, ये अपन ने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे अब अपन इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब ये रिजोल्व हो गया। नाउ लेट्स गो टू दिस। नाउ कॉन्स्ट std स्ट्रिंग टास्क डेटा लेगा और टास्क यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ टास्क फ्रॉम स्ट्रिंग। टास्क जो आपकी क्लास है आप उसमें से सीधा इसको मेथड रेफरेंस से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो दैट इज़ इट। टास्क डेटा से हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्ट्रिंग से हम डीसीरियलाइज कर लिया डीसीरियलाइज। अब अपनी की पढ़ लेंगे, ठीक है, रीड env, या फिर इसको env बोल देते हैं, ओके। नाउ स्ट्रिंग env की, जो भी हमने की स्टोर की है, env.getEnv, ठीक है। env.getEnv करेंगे और उसको की को स्ट्रिंग से अपन क्या कर लेंगे, stoi स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट कर लेंगे env की। तो अपनी ये जो भी की है 1 2 3 4 5 एज अ स्ट्रिंग रीड होके उसके बाद हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देख लेंगे कि भाई आपको टास्क को इनक्रिप्ट करना है। अगर इनक्रिप्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करैक्टर रीड करेंगे अपनी फाइल से, ठीक है। टास्क डेटा है अपने पास, फाइल स्ट्रीम है, टास्क डेटा जो भी अपने पास ये टास्क आया है इसमें फाइल स्ट्रीम है, राइट। तो ये वाले टास्क में फाइल स्ट्रीम है, तो जो भी अपने पास ये टास्क है इसमें फाइल स्ट्रीम है। सो यूजिंग दैट फाइल स्ट्रीम व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट रीड द फाइल, राइट। तो गेट मतलब क्या करेगा, एक एक करैक्टर उठाएगा। अब अपन उसको क्या करेंगे, करैक्टर में की ऐड करेंगे। कोई भी आप हैशिंग कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, अपना करैक्टर उठाऊंगा, उसमें की ऐड करूँगा, ठीक है। 256 से उसका रिमाइंडर लूँगा, ठीक है, और उसको राइट कर दूँगा बेसिकली, ओके। नोट CURR, इट इज़ CUR एंड task.filestream.put ch।
ओके, हुआ क्या है मुझे बताओ। और यहाँ पे जब हम सब करैक्टर्स को कर देंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज। हुआ क्या है मेरे को बताओ कि भाई इनक्रिप्ट कर कैसे रहे हो। सबसे पहले अपन ने क्या किया, करैक्टर लिया, कोई भी करैक्टर है ना, वो एक इंट को रिप्रेजेंट करता है। आस्काई टेबल में देखोगे ए अगर लेट्स सपोज 69 को रिप्रेजेंट करता है, आई डोंट नो, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी की ऐड कर रहे हैं और उसका 256 से रिमाइंडर ले रहे हैं, जिसका मतलब है रिमाइंडर लेने का कि इसकी वैल्यू 0 से 255 आएगी हमेशा, कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो 0 से 255 के अंदर जो भी करैक्टर होगा आस्काई टेबल में, ASCII, ठीक है, वो जो भी होगा वो करैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। अब अपन ने किया क्या, सीक पी मतलब सीक पॉइंटर, जहाँ पे भी अपना फाइल जो थी उसमें अगर हेलो वर्ल्ड था आपकी फाइल में, तो सबसे पहले फर्स्ट करैक्टर रीड होता है और पॉइंटर चला जाता है ई पे। हम क्या करते हैं, सीक पॉइंटर मतलब भाई आ जाओ पीछे दोबारा तुम, -1 मतलब पीछे आ जाओ एच पे, ठीक है। एंड उसको करंट पोजीशन बनाओ, वहाँ पे करैक्टर पुट कर दो, जो भी आपने एच का करैक्टर फाइंड किया है, लेट्स सपोज 7 या 8 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट करैक्टर रीड होगा, नेक्स्ट करैक्टर दोबारा रीड होगा वाइल लूप से, तो दोबारा एल पे चला जाएगा, उसको दोबारा पीछे लाना पड़ेगा ई पे, एंड उस पर करैक्टर को पुट करना पड़ेगा। दैट इज़ इनक्रिप्शन, जो कि मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो कोई और तरीके से, दैट इज़ अप टू यू। एंड अगर इनक्रिप्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब दूसरा है कि आप डिक्रिप्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो जब आप डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो आप अगेन लोगे एक एक करैक्टर, ठीक है। अब आपको ये एल्गोरिदम पता होगी ही, जिसको आपने डिवाइड किया है, अगर उसमें से आप की माइनस कर दोगे एंड 256 दोबारा उसमें से ऐड करके, ये क्या है, जस्ट एक मैथमेटिक्स है यार, ठीक है, कुछ भी कर लो आप, सिंपल इसमें सब में +1 भी कर सकते हो, राइट। जस्ट एक इनक्रिप्शन है, कुछ भी आप थर्ड पार्टी इनक्रिप्शन लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एंड लास्ट में रिटर्न कर देते हैं 0, ठीक है। तो ये है आपका एग्जीक्यूट क्रिप्शन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे अपन ना एक क्रिप्शन डॉट मेन फाइल भी बना देते हैं, सॉरी क्रिप्शन मेन डॉट CPP फाइल भी बना देते हैं। ये क्यों है मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। इसमें जस्ट आपको अगर स्टैंड अलोन, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, इन सब से आपको जस्ट क्रिप्शन लाइब्रेरी चलानी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिप्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इसका एग्जीक्यूटेबल बना के, और उसमें डायरेक्टली आप अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में विच इज़ आप ये करोगे, क्रिप्शन को एग्जीक्यूट करोगे, जो भी उसका एग्जीक्यूटेबल आएगा वो लिखोगे, और फिर आपका फाइल पाथ दे दोगे, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कुछ नहीं कर रहे, जस्ट अपन टास्क डेटा कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये करोगे, अगर आपको सिर्फ इनक्रिप्शन टेस्ट करना है तो ऐसा कुछ, राइट। तो इसलिए मेन फाइल लिख दी है एंड दैट्स इट। और अब अपने पूरे प्रोग्राम की मेन फाइल लिख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और इसको मैं फटाफट लिखूँगा, सो #IOStream फाइल सिस्टम, ओके, एंड इंक्लूड कर लेते हैं अपन क्योंकि मुझे यहाँ से ही प्रोसेस management.hpp, क्योंकि यहाँ से मुझे प्रोसेस जो भी है सबमिट करना है, राइट। इंक्लूड एंड SRC, अरे यार task.hpp। अब मैं आपको नेम स्पेस भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो std.filesystem जहाँ जहाँ पे यूज़ करना पड़ता था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, नेम स्पेस कुछ भी नहीं, यूजिंग std,
इसका मतलब क्या है, एसटीडी जहाँ पे भी आता था उस पर एसटीडी यूज़ नहीं करना। इसका मतलब क्या है, एसटीडी फाइल सिस्टम जहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा उसको सिर्फ एफएस वहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये अपना सदियों सदियों का पुराना मेथड। ओके, सबसे पहले डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरी के अंदर से फाइल उठानी है, ठीक है, जिनको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट जो भी करना है, एक्शन। और यहाँ पे एक सी आउट कर देते हैं कि एंटर द डायरेक्टरी पाथ, राइट। अब अपन गेट लाइन यूज़ कर रहे हैं सी इन के लिए, ठीक है। सी इन मतलब जो टर्मिनल से आपकी आउटपुट इनपुट आएगी उसको, ठीक है। यहाँ पे आप एक्शन नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टरी डालोगे, जो भी सी इन से आएगा उसको आप डायरेक्टरी में डाल दोगे। एंड फिर हम बोलेंगे एंटर द एक्शन इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, जो भी आपको एक्शन रिटर्न करना है, और यहाँ पे आप उस एक्शन में डाल दोगे, दैट्स इट। और उसके बाद आप करोगे ट्राई, और यहाँ पे आप करोगे कैच। आ गया ना ट्राई कैच दोबारा, जावा में काफ़ी यूज़ करते हैं हम, राइट। तो इफ़ फाइल सिस्टम डॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट मतलब ये क्या करती है, ये चेक करता है फाइल सिस्टम की अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। एंड सॉरी इट्स नॉट पॉइंटर और समथिंग, एफएस में से फिर हम निकालेंगे इस डायरेक्टरी। सबसे पहले डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, दूसरा इस डायरेक्टरी मेथड होता है जो आपको बताता है कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है। अगर सब कुछ सही गया तो अपन क्या करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, क्लास बना लेंगे जिसका कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट हमने एम्प्टी रख रखा है तो कुछ होगा नहीं। और फिर हम क्या कर लेंगे, लूप कर लेंगे रिकर्सिव डायरेक्टरी इटरेटर। अगेन ये इटरेटर आता है, जो भी आपकी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं जो भी है सब निकाल के ले आएगा। और अपन क्या करते हैं, एंट्री डॉट इज़ रेगुलर फाइल, तो ये चेक करेगा कि क्या आपकी रेगुलर फाइल है या नहीं। अगर रेगुलर फाइल है तो वो क्या करेगा, फाइल का पाथ हम ले आएंगे। फाइल का पाथ कैसे ले आएंगे, एंट्री डॉट पाथ डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। ये सब मेथड आपको देखने पड़ेंगे, बट अगेन इस वीडियो में आपको ये सब समझ आ जाएगा कि कोड करते कैसे हैं और क्या यूज़ करना है, वो सब तो आपको आजकल चैट जीपीटी भी बता ही देता है, राइट। तो हमारा प्रोजेक्ट के पीछे साइकोलॉजी क्या है कि चीज़ों को बिल्ड कैसे करते हैं, ना कि फंक्शन कैसे याद रखें, ये सब नहीं अपन करते, राइट। मूव io डॉट गेट फाइल स्ट्रीम, अगेन ये फाइल हैंडलिंग है, जस्ट उसको मूव करना, ठीक है। हाँ, दैट्स इट। एंड जब हमने फाइल स्ट्रीम ले ली, ठीक है, जो भी हमने फाइल ली अपनी डायरेक्टरी में से उसका फाइल स्ट्रीम ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, अगर हम फिर हमें चेक करना है क्या वो फाइल ओपन कर पाए हैं हम। अगर ओपन कर पाए हैं तो हमें एक्शन, जो भी हमने एक्शन लिया है यूज़र से, अब उसका एक्चुअल में एक्शन बनाना है। अपने को बोलना है कि अगर ये इनक्रिप्ट था, ठीक है, तो इनक्रिप्ट रखो, अदरवाइज डिक्रिप्ट रख दो, ठीक है। दैट इज़ द एक्शन। एंड ऑटो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, या फिर एक्चुअल में डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो। लेट और वोर होता है जैसे जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही यहाँ पे ऑटो होता है, राइट। एक्शन ऑलरेडी ऊपर है तो टास्क एक्शन, ठीक है। अब अपने को टास्क बनाना है, तो टास्क अपने, आपको पता है कि टास्क एक बार जब जहाँ से पहले बन रहा है वहाँ पे आपको टास्क का एक यूनिक पॉइंटर बनाना है ताकि वो आगे का आगे पास हो, और फिर क्यू में जब भी वो ऐड हो रहा है तो उसकी मूव चीज़ें हम कर पाएँ, ये सब, राइट। सो दैट इज़ देयर। Okay, so make a unique pointer of type task. This is the generic that it accept and std। अब अपने को
टास्क का आपको सबको कंस्ट्रक्टर पता है कि क्या कंस्ट्रक्टर है, राइट। बस वही बना रहे हैं अपन, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क पॉइंटर बन जाएगा। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, जस्ट सबमिट टू क्यू, टास्क सबमिट कर देना है। आपको याद होगा कि हम यहाँ पे यूनिक पॉइंटर पास कर रहे हैं, सो यहाँ पे डायरेक्टली हम टास्क पास कर सकते हैं। बट अगेन जब हम टास्क पास कर रहे हैं तो उस पॉइंटर की वैल्यू इसको असाइन हो जानी चाहिए, मतलब ओनरशिप मूव हो जानी चाहिए। तो हम मूव करेंगे इस टास्क को। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टिल नाउ। एंड अगर अपनी फ़ाइल ओपन नहीं होती है तो अपन कुछ नहीं है, बस बोल देंगे कि अनेबल टू ओपन द फाइल, ठीक है। फाइल पाथ दे देंगे एंड दैट्स इट। जब आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है, सारी फाइल्स आपकी सबमिट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपकी सारी फाइल्स रीड हो गई हैं तो एग्जीक्यूट टास्क कर दो भाई। आप अपने जो भी है चलाना था चला दो। और अगर आपकी ये डायरेक्टरी ही एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स ब्लॉक में आप सिंपल पुट कर दोगे कि भाई अनएबल टू, या फिर सीधा इनवैलिड डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, कैच करेंगे यहाँ पे अपन कॉन्स्ट फाइल सिस्टम एरर दिस वन, एंड एक्सेप्शन को हम बाय रेफरेंस फेच करेंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे फाइल सिस्टम एरर एक्सेप्शन डॉट वट, अजीब है बट हाँ है, क्या एक्सेप्शन थी, एंड दैट इज़ इट। तो ये है हमारा मेन मेथड, ठीक है। ये है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, ये है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट डॉट HPP। तो इसमें हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं टेस्ट, जिसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं test1.txt लेट्स से, एंड इसमें हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड वटएवर, राइट। तो ये फ़ाइल को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके देखेंगे अभी, बट आपको आई होप समझ आ गया होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या पॉइंटर्स यूनिक पॉइंटर्स होते हैं, मेमोरी में कैसे पॉइंटर्स पॉइंट आउट करते हैं। ये सब हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पर्सनली मेरे को ये चीज़ें बहुत सही लगती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप पाइथन से ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो तो आप क्या ही कर रहे हो, राइट। सो या एवरीथिंग इज़ डिफाइंड नाउ। इतनी सारी फाइल्स बनाई हैं, आपके मन में होगा कि भाई हम Node.js में npm यूज़ करते हैं, जावा में Gradle यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बंडल करने के लिए चीज़ों को। वहाँ पे आता है मेक फाइल, ठीक है। मेक फाइल क्या है, जो कि इन सारी चीज़ों को लिंक करेगा और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल बनाएगा जो आपका पूरा प्रोग्राम रन करेगी, ठीक है। तो we'll make a file here which is make file, and make file is the file which is responsible to bundle everything up in a single output object file that you will run. So let's see. So यहाँ पे कुछ नहीं है, डोकर फाइल जैसा है सब कुछ। एंड अगेन ये मैंने सब क्लोड से पूछा है और फिर जाके मैंने सीखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ये सब आता है। बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले CXX G++ आप करते हो, मैं सब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इतना लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें कर करके आपको आएंगी। तो आप क्या बोल रहे हो, सबसे पहले CXX एक वेरिएबल बना रहे हो जिसमें आप G++ स्टोर कर रहे हो, ठीक है। फिर आप फ्लैग्स का एक वेरिएबल बना रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो कि कौन सा आपको C++ का यूज़ करना है विद G फ्लैग आपको डीबगिंग में यूज़ होगा। विद वॉल मतलब गिव मी द वार्निंग्स ऑल्सो। विद लिंकर, अब आप क्या करते हो, सारी फाइल्स का बताते हो कि भाई जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे लिंक कर ले भाई अपने साथ, ठीक है। तो मेक फाइल को हमने सारे फोल्डर्स भी बता दिए जहाँ से तुझे CPP फाइल्स को उठाना है, ठीक है। और उसके सामने कैपिटल I ये लगाना ज़रूरी है। फिर हमने बोला कि जो आपको फाइल जो मेन बनेगी सब कुछ, उसको हम बोलेंगे इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। और एक और फाइल है क्रिप्शन टारगेट, जो कि है क्रिप्शन बेसिकली। तो
ये जो क्रिप्शन वाली फाइल्स हैं इनका भी यूज़ करके, क्योंकि इनमें भी अगर आपने देखा होगा कि हमने मेन बनाया है और इन सब का ग्लोबल मेन भी हमने बनाया है। तो अगर आपको इसको अलग से टेस्ट करना है तो इसकी भी मेक फाइल में ही हमने सब कुछ लिख दिया है कि भाई आपको क्रिप्शन का भी एक एग्जीक्यूटेबल बना के दे दो। मेन सोर्स फाइल कैसे बनानी है, सबसे पहले main.cpp फाइल उठानी है। कौन कौन सी फाइल्स उठानी है वो हमने बता दी, सारी cpp फाइल्स हमने इसको दे दी। और क्रिप्शन का अलग से एक टेस्टिंग के लिए अगर आपको फाइल बनानी है, उसकी अलग से टेस्टिंग करनी है, तो उसकी सारी आपको फाइल्स दे दी। क्रिप्शन का पैकेज जिस पे डिपेंड करता है, टास्क पे डिपेंड करता है, readenv पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या दिया, उसकी मेन फाइल दे दी, राइट, मेन फाइल दे दी जिससे वो मेन फाइल बनेगी। क्योंकि जब भी आप एक मेन एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हो तो उसको एक मेन मेथड वाली फ़ाइल देनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये मेन फाइल बनाई थी। अब आपने उसको मेन फाइल दे दी, क्रिप्शन की फ़ाइल दे दी, जिस पे वो डिपेंड करते हैं उसकी फाइल्स cpp फाइल्स दे दी। इससे क्या होगा कि आपका ये अलग से एक जस्ट एक क्या बन जाएगा, क्रिप्शन ये नाम की एक फ़ाइल बन जाएगी जिसको आप डायरेक्ट रन कर सकते हो और टर्मिनल से इसको इनपुट दे सकते हो, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। आप ऐसे दे सकते हो। तो मेक फाइल काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई मेन src जो भी आपकी फाइल्स है ना, सारी cpp फाइल्स, उन सभी फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल्स बनानी है। cpp फाइल से सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स बनानी है, हर किसी cpp की एक .o फाइल बनानी है, ये उसका रूल है, ठीक है, ये रूल है। और क्रिप्शन का भी सेम, कि जो भी आपने क्रिप्शन फाइल्स बनाई है उसका भी .o बनाना है, ये उसका रूल है। अब ये सारी जो फाइल्स, ये जो रूल है इसको डिफ़ाइन कैसे करा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऑल है, मतलब ये सब आपको ये मतलब दोनों चाहिए बेसिकली। अब आपने एक रूल डिफ़ाइन किया कि मेन टारगेट, जो आपकी मेन फाइल बनेगी, मेन टारगेट मतलब जो आपकी मेन फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल्स को यूज़ करके बनेगी। जो भी आपकी .cpp फाइल्स हैं एक्चुअली उसको एक .o फाइल की कॉपी बनाई जाती है, .o, उन सब o फाइल्स का यूज़ करके आपकी मेन फाइल बनाई जाती है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, ठीक है। तो आपने क्या ये बोल रहा है कि मेन टारगेट मेन ऑब्जेक्ट फाइल्स क्या है, सारी .o फाइल्स यूज़ करके आपकी मेन फाइल बनेगी। कैसे बनेगी, g++, इसकी वैल्यू क्या है g++। उसके बाद सारे फ्लैग्स, ये वाले सारे फ्लैग्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, ये वाले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टेक इनपुट, ठीक है, टेक इनपुट ऑफ एवरी cpp फाइल। तो इसका मतलब ये है कि मेन ऑब्जेक्ट में जितनी भी cpp फाइल्स हैं, ठीक है, उसको यूज़ करो एंड ऑब्जेक्ट फाइल बनाओ। अगर मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है, देखो, टेल मी द मीनिंग ऑफ $this and $this in this। सो मेक फाइल सिंटेक्स में ये अलग अलग, दिस रिप्रेजेंट ऑल द प्री रिक्विजिट ऑफ करंट रूल सेपरेटेड बाय स्पेस। इट इज एसेंशियली लिस्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंसी दैट नीड्स टू बी कंपाइल्ड, ठीक है। रिप्रेजेंट द फाइल नेम ऑफ द टारगेट ऑफ द रूल, इट इज़ द फाइल दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द कमांड। समझ गए। सो दिस इज़ नथिंग बट वो ये बोल रहा है कि सारी cpp फाइल्स उठाओ यार, सारी cpp फाइल्स उठाओ, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाओ विच इज़ योर मेन टारगेट। दिस मेन टारगेट इज एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। अगेन सेम क्रिप्शन के लिए हमने जो क्रिप्शन ये वाला है इसके लिए हमने डिफ़ाइन कर दिया, इसके लिए रूल हमने डिफ़ाइन किया कि भाई इसको क्या करना है, तो वो भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। और ये लास्ट में हमने वो रूल दिया है कि .cpp फाइल जो हमने यहाँ पे बोला है कि सारी cpp फाइल को .o फाइल में बनाओ, पहले उन o फाइल्स को यूज़ करो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट फाइल को, उन ऑब्जेक्ट फाइल्स को यहाँ पे एज अ इनपुट यूज़ करो, उनसे एक सिंगल आउटपुट बनाओ विच इज़ द टारगेट आउटपुट, दिस टारगेट आउटपुट। आई होप कि समझ गए होगे, नहीं समझे तो ChatGPT से लिखवा लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मेक फाइल बनाना, काफ़ी देर बाद समझ आता है। तो इसने यहाँ पे ये बोला है कि .o फाइल कैसे बनेगी .cpp फाइल से। परसेंटेज का मतलब क्या है कि कुछ भी हो सकता है, वाइट कार्ड है बेसिकली, वाइल्ड कार्ड, राइट। तो इसका मतलब है ये समझ पा रहे हो, दिस इज द cpp फाइल्स इनपुट, any cpp file which wants to convert to object file will be the cpp file input, object file, this is object file and convert it to the object file which is the output, which is the target,
है ना, ये टारगेट। और ये लास्ट में क्लीन करा है जो भी आपने ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाई हैं, राइट, डॉट ओ बनाया है, सब कुछ बन गया है, आपका इनक्रिप्ट मेन यूज़ हो गया है। अब जो भी बनाई थी उसको डिलीट कर दो, ठीक है, क्रिप्शन की ऑब्जेक्ट फाइल डिलीट कर दो, मेन टारगेट क्रिप्शन टारगेट क्रिप्शन टारगेट डिलीट कर दो एंड क्लीन ऑल, राइट, क्लीन कर देना इस सबको। दैट्स इट, दैट इज़ इट टू मेक द मेक फाइल्स, ठीक है। तो ये सारा कोड मैं पुश कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, आपको टर्मिनल खोलना है, न्यू टर्मिनल, CLER मेक क्लीन कर लेना पहले, जिससे क्या होगा, अगर आपने पहले ही कुछ कर रखा है तो मेक क्लीन से सब डिलीट हो जाएगा। अब आप मेक करोगे यहाँ पे तो आपकी जो भी रन होगा, देखो सबकी ओ फाइल्स बनी है, यहाँ पे सबकी ओ फाइल्स बनी है। जब भी मेन हमारे पास है ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एंड क्रिप्शन, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट अपना मेन फंक्शन है। अब अपने को चीज़ों को ना डीबग मोड में चलाना है, मतलब मेरे को आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो कैसे रहा है। तो उसके लिए आपको डीबगर सेट करना पड़ेगा C++ के लिए। उसके लिए आपको .vs कोड में दो वो डालनी है स्क्रिप्ट, ये मैंने इंटरनेट से छापी हैं। तो एक launch.json डालनी है जिसमें आप अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे GDB देना, GDB, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको GDB देना है। जहाँ पे भी LLDB है वहाँ पे GDB देना है। अगर आपके पास मैक M1 M2 M3 M1 Pro जो भी है, M सीरीज़ वाला मैक है तो ही LLDB यूज़ करना। आई डोंट नो विंडोज़ में चलता ही नहीं। बाकी सब इसका मतलब ये है कि जस्ट हम इसको ये बता रहे हैं कहाँ पे तुझे काम करना है, ठीक है। डीबग मोड में चलाना है तेरे को मेरी फाइल को, जो भी हमने यहाँ पे ये फाइल जनरेट की है, ठीक है, और क्रिप्शन को भी। ये अब जब आप launch.json बना दोगे और task.json बना दोगे, task.json बस ये बताता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मेक कमांड चलाना है तुम्हें, ठीक है। तो मेक कमांड जो हमने यहाँ पे चलाया है, तो जब हम डीबगर चलाएंगे वो भी मेक कमांड चलाएगा। और अगर तुम डीबगर में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वाला, है ना, और क्रिप्शन वाला। तो जब आपने टास्क ऐड कर दिया है और आपने launch.json स्क्रिप्ट ऐड कर दिया तो आप अपना डीबगर चला पाओगे। तो अब अपन test1 हेलो वर्ल्ड, test1.txt, अभी तक हमने मल्टी प्रोसेसिंग इंटीग्रेट नहीं किया है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद करो, मैं आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें होमवर्क के लिए, नहीं तो मैं अगली वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले test1.txt हमने कर लिया है। मैं यहाँ पे डीबग पॉइंट कुछ लगा देता हूँ, यहाँ पे डीबग पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने डीबग पॉइंट लगा दिए हैं हर जगह। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना डीबगर मोड चला देते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी पाथ, तो अगर आपने डायरेक्टरी देखी हो तो हमारी डायरेक्टरी है टेस्ट, ठीक है। और सबसे पहले हम करना चाहेंगे इसको इनक्रिप्ट। तो टेस्ट मेरी डायरेक्टरी है और इनक्रिप्ट मैं करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे डीबग पॉइंट था, रुक गया मैं। अब अपन देखते हैं क्या क्या स्टोर्ड हुआ है अभी तक। तो अभी तक आपकी डायरेक्टरी टेस्ट है, एक्शन इनक्रिप्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ आज, मज़ा आएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट जो आपका यहाँ पे है, इसके पास अभी क्यू है। अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊँ तो प्रोसेस मैनेजमेंट का बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट .hpp का जो भी ये कंस्ट्रक्टर है ये कुछ नहीं करता। तो बेसिकली हम यहाँ पे आ गए हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के। अगर आप अंदर देखोगे तो इसका टास्क क्यू है जिसका साइज़ है 0, क्यू में कोई टास्क नहीं हुआ है। अब अपन इस डायरेक्टरी को रीड करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर फाइल है क्या वो रेगुलर फाइल है? यस। फाइल का पाथ निकालते हैं। फाइल का पाथ निकालते हो तो फाइल पाथ यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। ये देखो फाइल पाथ क्या है, test1.txt फाइल है। अब IO के अंदर हमने अपनी फाइल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने डीबग पॉइंट लगा रखे हैं IO के अंदर। स्टेप आगे आते हैं, यहाँ पे फाइल पाथ क्या हुआ है, ये वाला हुआ है। अगर आप इसके अंदर वो देखोगे ना, रुको, ओके, एड्रेस नहीं देख सकते क्या? ओके ठीक है, एड्रेस देख लेना, बाय रेफरेंस चीज़ें आपको देखनी अगर डिटेल में तो पास होते हुए देख लेना, एड्रेस सेम रहेगा। तो अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। क्या फ़ाइल ओपन हो गई है? नहीं हुई तो एरर आएगा, पर हो गई है तो एरर नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो IO अपना जो आया है, यहाँ पे अगर आप IO देखोगे तो इसके अंदर फाइल स्ट्रीम जो हमने IO के अंदर डाल रखी है, अगर आपको याद हो, मैं अगर अंदर जाता हूँ तो फाइल स्ट्रीम हमने डाल रखा है यहाँ पे, तो वो इनिशियलाइज हो चुकी है। उसके अंदर फाइल हमने डाल दी है। इनपुट स्ट्रीम, IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गई है, जिसके अंदर अब हम इनपुट भी डाल सकते हैं, आउटपुट भी डाल सकते हैं, ठीक है।
दैट इज़ इट। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मूव कॉल हो रहा है गेट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, पर अगर आप इसको एक्सपेंड कर करके देखोगे ना एक एक स्टेप को, तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी यार, कि मूव जब पॉइंटर हो रहा है उसका एड्रेस भी मूव हो रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें मज़ा आता है देखने में। अब फाइल स्ट्रीम हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है, जो भी हमने आईओ में फाइल स्ट्रीम खोली थी उसका एफ स्ट्रीम था, जो भी फाइल अंडरस्कोर स्ट्रीम, उसका हमने ओनरशिप मूव कर दिया अपने लोकल वेरिएबल एफ स्ट्रीम में। अब चलते हैं आगे। एक्शन हमने इनक्रिप्ट दिया, टास्क का अपने पॉइंटर बना लिया है। अगर आप टास्क के अंदर जाओ तो ये टास्क इज़ अ पॉइंटर, आप देख पा रहे हो टास्क अपना एड्रेस स्टोर कर रहा है विच इज़ सम हेक्साडेसिमल नंबर विद एन एड्रेस स्टोर टू इट, राइट, विच इज़ अ पॉइंटर। जब भी इसकी मूव होगी ना चीज़ें, सबमिट टू क्यू करते हैं, टास्क डॉट पुश हो गया है क्यू में एंटर। आगे चलते हैं। अब अगर अपन प्रोसेस मैनेजमेंट में जाएंगे, टास्क क्यू के अंदर जाएंगे, तो एड्रेस देख लो, क्या सेम एड्रेस है? समझ रहे हो, मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने एक ही क्यू की फाइल थी तो एक मूव हो गई है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूट टास्क में जाएंगे, गए, जब तक मूव नहीं हो जाती। अब दोबारा टास्क टू एग्जीक्यूट लोकल वेरिएबल में अपन ने ओनरशिप मूव कर दी, सेम एड्रेस है या नहीं? यस, सेम एड्रेस है। पॉप कर दिया, एग्जीक्यूटिंग अ टास्क, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, हमने सीरियलाइज कर दिया है test1.txt एंड इनक्रिप्ट, ये अपनी स्ट्रिंग बन गई है जो हमने प्रिंट की है। अब एग्जीक्यूट क्रिप्शन चलाते हैं। एग्जीक्यूट क्रिप्शन में भी हमने दोबारा सीरियलाइज किया और एग्जीक्यूट क्रिप्शन में हम आ गए हैं। अब एग्जीक्यूट क्रिप्शन में अगर आप देखो तो फ्रॉम स्ट्रिंग अब यूज़ होगा। फ्रॉम स्ट्रिंग क्या करता है, जो भी आपने ये स्ट्रिंग पास की है इससे एक टास्क बनाना चाहेगा, डी सीरियलाइज जिसको हम बोलते हैं, जो कि जावा में हम बहुत बार करते हैं बट मैनुअली कभी नहीं किया, तो हमने आज मैनुअली भी कर लिया। तो अब ये मैं फटाफट इसको आगे करता हूँ, ये आप देख लेना। अब हम इन्वायरमेंट रीड env फाइल में आते हैं जहाँ पे हमें की चाहिए इंक्रिप्शन करने के लिए। अब मैंने .env यहाँ पे पाथ दिया था, अगर आपको याद हो। क्यों दिया था मैंने? ऐसा क्यों नहीं दिया था कि भाई पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर .env उठाओ, क्योंकि जो मैं चला रहा हूँ ना अभी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ये वाला, ये मेरा मेन थ्रेड है जिसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है बाहर वाली, ये वाली, और इसी के अंदर ही env है। तो मुझे इस फाइल से रेफरेंस नहीं लेना, मुझे जो मेरा मेन थ्रेड है ना, उस मेन थ्रेड से वो env फाइल उसके पास ही है, तो वहाँ से मेरे को उसका पाथ उठाना था, तो इसलिए मैंने सीधा उसका वही पाथ दिया .env। तो ये जो भी है यार, ये देख लेना, रीड होगा, ठीक है, और बफर में जाएगा। अब अगर आप बफर में जाके देखोगे तो बफर के अंदर आईओ स्ट्रीम है, और आईओ स्ट्रीम के अंदर इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम दोनों होती हैं, और बफर के अंदर आपने कुछ अगर डाला तो buffer.str आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो बफर में देखो क्या क्या स्टोर्ड है, ठीक है पढ़ भी नहीं पाएंगे हम। तो कंटेंट रिटर्न हो गया env की, अगर आप देखोगे 8717, जो कि मैंने फाइल में स्टोर कर रखी है 8717 दिस, राइट। सो इनक्रिप्ट एक्शन है, एक एक करैक्टर रीड करेंगे और इसको इनक्रिप्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड को, और लेट्स सी कब तक इनक्रिप्ट होता है। हो गया बंद, क्यू में टास्क ख़त्म, बंद, रिटर्न, एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। फाइल को जाके देखते हैं फाइल का क्या हाल हुआ है, क्या बन गया ये। कुछ तो हम पढ़ भी नहीं पा रहा, हमारा VS कोड पढ़ भी नहीं पा रहा वो, राइट। तो अगर मैं इसको सीधा फाइल चलाऊँ विदाउट डीबग मोड, मैं बोलता हूँ टेस्ट, डायरेक्टरी पाथ है, डिक्रिप्ट, हाँ दिखा या नहीं डिक्रिप्ट होते हुए। इनक्रिप्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप चला दिया है, डिक्रिप्ट मैंने आपको सीधा दिखा दिया है। अब दोबारा इनक्रिप्ट करते हैं, टेस्ट ENCRYPT इनक्रिप्ट, दोबारा डिक्रिप्ट करते हैं, टेस्ट डिक्रिप्ट, यस और नो, मज़ा आया या नहीं। तो अभी अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे आपको ना कोड भी गलती से दिखा दिया है, जो कि मैं आपको एज अ हिंट दोबारा दिखा देता हूँ, ताकि देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास टास्क मिल रहा है एग्जीक्यूट, हम क्या कर रहे हैं सीधा उसको कॉल कर रहे हैं इसी थ्रेड में। जो हमारा ये थ्रेड है ना मेन थ्रेड, ये हमारा मेन थ्रेड है जो हम ये चलाते हैं, एक थ्रेड है, इसी थ्रेड में हम इसको कॉल कर रहे हैं। बट क्या हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एक फोर्क कॉल के बाद? फोर्क कॉल अगर आपने अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा देखा है तो आपको पता होगा फोर्क कॉल एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है। उस चाइल्ड प्रोसेस में अगर मैं ये कॉल करूं और मेरा पेरेंट प्रोसेस उस चाइल्ड प्रोसेस का वेट ना करे,
तो क्या होगा, देखो ये एग्जीक्यूट कॉल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मैं अगर आपको बताऊँ, एग्जीक्यूट कॉल मेरा मेन के अंदर हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे फॉर लूप चला, मैंने लेट सपोज मेरे फोल्डर में 500 फाइल्स हैं, मैंने 500 अपनी क्यू में डाल दी, सबको इनक्रिप्ट करना है। मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट टास्क चला दिया। एग्जीक्यूट टास्क के अंदर मैं क्या करूँगा, 500 चाइल्ड प्रोसेस बनाऊंगा और मेरा पेरेंट प्रोसेस कभी 500 चाइल्ड प्रोसेस का वेट नहीं करेगा। तो क्या वो मल्टी प्रोसेसिंग होगी या नहीं? यस होगी वो। मैं 500 फाइल मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब मेरे अगर 8 कोर प्रोसेसर है तो मैं 8 फाइल्स एट अ टाइम इनक्रिप्ट कर रहा हूँगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कि हम क्या करेंगे, स्पिन अप अ चाइल्ड प्रोसेस। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको एग्जीक्यूट टास्क एज अ चाइल्ड प्रोसेस स्पिन अप करके वेट नहीं करवाना और देखना है क्या आप कर पा रहे हो या नहीं। और ये था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा कि भाई फाइल स्ट्रीम्स क्या होती हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हमारा मेमोरी मैनेजमेंट आएगा तब आपको पॉइंटर्स याद आएंगे कि भाई अच्छा हमने ये पढ़ा था, अब समझ आ रहा है कि ये मेमोरी ऐसे होती है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ ताकि आपको मज़े आए आगे जाके, नहीं तो थ्योरी अगर आपको करनी है तो वो मैं करवा दूंगा। ओके, तो होमवर्क है कि आपको चाइल्ड प्रोसेस चलाना है इंस्टेड ऑफ एक ही मेन थ्रेड में चीज़ों को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना। नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, हम इनको चाइल्ड प्रोसेस में चला रहे होंगे और हम इसको मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेस PARALL प्रोसेस कर रहे होंगे अपने फाइल्स को। ठीक है, और फिर हम इसको थ्रेडिंग मॉडल में लेके जाएंगे। ठीक है, थ्रेडिंग में मल्टीपल थ्रेड्स चलाएंगे, प्रोसेस नहीं चलाएंगे। और फिर हम इसको थ्रेड पूल मॉडल में लेके जाएंगे, थ्रेड पूल में, और देखेंगे कि भाई कहाँ पे मज़े आ रहे हैं, कहाँ पे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, सब कुछ देखेंगे अंदर घुस के। एंड अगेन ये था आज की वीडियो के लिए। मज़ा आया ना, तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि भाई ट्विटर पे फैला दो इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में बैकएंड मास्टरी की, जहाँ पे हम काफ़ी कूल चीज़ें कर रहे हैं, API गेटवे वगैरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो हमारी पैरेलल प्लेलिस्ट है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।